जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो संवैधानिक आपातकाल या फिर प्रेसिडेंट रूल, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि संविधान की यात्रा सीरीज का शुभारंभ 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर के दिन से ही किया गया है। और इस संविधान की यात्रा के तहत हम सभी संविधान से जुड़े उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे जानकारी में होना चाहिए। और इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक न एक प्रश्न हमको देखने को मिलता है। तो उसी संविधान की यात्रा सीरीज के आज हम 8वें एपिसोड पर पहुंच चुके हैं और आज हम संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, उसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत पिछला वीडियो में हमने चर्चा किया है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिसे आप लोग देख लेना, ताकि जो आगामी वीडियो है, जो ये वाला वीडियो है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास को। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में हमको देखने को मिलता है। मैंने कहा इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 356 में देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमने नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा किया है, कोई भी आपातकाल लगता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने जब चर्चा किया था तो उसके 3 कारण थे। पहला कारण था युद्ध, दूसरा क्या कारण था, बाह्य आक्रमण, तथा तीसरा कारण था सशस्त्र विद्रोह। उसी प्रकार संवैधानिक आपातकाल लगाने का भी कोई ना कोई कारण होगा, तभी राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल किसी राज्य में लगाया जाता है। तो इसके कारण की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 मेजर कारण हमको देखने को मिलता है। पहला कारण क्या होता है, पहले कारण की अगर मैं बात करूं संवैधानिक आपातकाल लगाने का, तो क्या होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। पहला क्या लिखेंगे आप लोग, संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब ये संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है, इसे मैं कुछ ही देर बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि इसके क्या मेजर कारण है जिससे कि राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है। पहला। दूसरा कारण की अगर मैं बात करूं तो किसी राज्य में आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलना। क्या नहीं है, आम चुनाव में किसी पार्टी स्पष्ट बहुमत न मिलना तथा गठबंधन भी नहीं करना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा कारण क्या है संवैधानिक आपातकाल लगाने या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने का, कि पहला कारण तो मैंने बोला संवैधानिक तंत्र की विफलता, दूसरा क्या है, आम चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना तथा गठबंधन के माध्यम से भी सरकार न बनना, या मतलब गठबंधन भी न करना। क्या होता है, पहली बात, अगर किसी आम चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उस पार्टी की सरकार बनती है, ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं भी मिलता है तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां गठबंधन करके क्या बना लेती है, सरकार बना लेते हैं। इनमें से अगर कोई भी स्थिति न बने, या तो स्पष्ट बहुमत ही प्राप्त न हो और दूसरा कंडीशन गठबंधन भी बनाना न चाहे, तो उस कंडीशन में संवैधानिक आपातकाल या फिर प्रेसिडेंट रूल, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, वो लगाया जाता है। ये तो हो गया साथियों इसके कारण, क्या आधार है राष्ट्रपति शासन लगाने का। तीसरा, उसके बाद 356, अगर 356 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 356 में यह लिखा गया है, क्या लिखा गया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा का प्रावधान दिया गया है। क्या दिया गया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा, संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा। देखिए
अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता से क्या आशय है, उसके संबंध में प्रावधान हमको अनुच्छेद 356 में देखने को मिलता है। अब मैं संवैधानिक तंत्र की विफलता को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता से तात्पर्य है कि जब केंद्र के निर्देशों को अगर किसी राज्य सरकार उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो उस स्थिति में क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, अर्थात कोई राज्य केंद्र के निर्देशों को पालन नहीं कर रही है। पहला कंडीशन क्या होता है, अर्थात कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को पालन नहीं कर रही हो, नहीं करती हो, तो भी क्या किया जा सकता है, उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब केंद्र जब चाहे तब क्या कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। केंद्र जब चाहे, केंद्र सरकार जब चाहे तब राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 356 में क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 356 में देखने को मिलता है। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार जब जब चाहे तब तब क्या कर सकती है, लगा सकती है। ये तो था कब लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा और क्या उसके कारण है, ये तो हमने राष्ट्रपति शासन से संबंधित बातों को समझा। अगला हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं। राष्ट्रपति शासन जो मैंने कहा उसकी घोषणा कौन करते हैं। राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं तो इसकी घोषणा कौन करते हैं, घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी सलाह से अगर प्रश्न पूछे, किसकी सलाह से पूछे तो राज्यपाल की सलाह से क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। ये तो था घोषणा कौन करते हैं और किसकी सलाह से करते हैं। अब देखते हैं अवधि की अगर मैं बात करूं, अवधि मतलब उसका समय या फिर कार्यकाल कितना रहता है राष्ट्रपति शासन का, उससे संबंधित प्रावधान हम किसमें पढ़ेंगे, अवधि में पढ़ेंगे। अवधि की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, घोषणा की तिथि के अगले 2 माह के भीतर अगर क्या करना है, 2 माह के भीतर अगर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना है तो संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। क्या होता है, घोषणा की तिथि से अगले 2 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के लिए संसद से अनुमति की आवश्यकता होती है। मैंने क्या कहा, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि घोषणा की तिथि से अगले 2 माह के भीतर यदि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को और आगे बढ़ाया जाना है तो क्या करना होता है, संसद से अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा है और 2 माह की अवधि के भीतर में यदि संसद से अनुमति नहीं लेते हैं तो जो राष्ट्रपति शासन है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अगर 2 माह के भीतर क्या नहीं करते हैं, संसद से अनुमति नहीं लेते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो है राष्ट्रपति शासन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और एक बार संसद से अनुमति लेने पर 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है
कि जब क्या होता है, जब घोषणा हो जाती है तो उस तिथि के अगले 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक रहता है, तभी उस राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल आगे बढ़ता है। अन्यथा अगर 2 माह के भीतर में संसद से अनुमति नहीं लेते हैं तो क्या होता है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर एक बार अनुमति लेते हैं तो 6 माह के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है या फिर 6 माह के लिए उसकी अवधि को बढ़ाया जाता है। ये तो हो गया कंडीशन। अब देखो अधिकतम अवधि की अगर मैं बात करूं, अधिकतम अवधि अर्थात अधिकतम अवधि से तात्पर्य है कि जो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने माह या फिर कितने साल तक होती है। तो अधिकतम अवधि की अगर मैं बात करूं तो 3 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी अवधि को थोड़ा समझते हैं। अवधि से संबंधित प्रावधान, अधिकतम अवधि क्या देखना है हमको? अधिकतम अवधि को तो समझ लिए। अधिकतम अवधि अर्थात राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने साल या फिर कितने दिनों तक की होती है। तो ये अवधि की अगर मैं बात करूं तो इसकी अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष की होती है। ये क्या है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और RS 2016 के प्रश्न में 3 वर्ष अधिकतम अवधि को आंसर लिया जा चुका है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, इसकी अवधि की अगर मैं बात करूं पहला तो 3 वर्ष अधिकतम अवधि होती है, लेकिन 3 वर्ष अधिकतम अवधि होती है तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अगर राष्ट्रपति शासन की अवधि के लिए क्या करते हैं, एक बार संसद से अनुमति लेते हैं तो 6 माह के लिए क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अवधि अगर 1 वर्ष हो चुका है और उसके बाद अगर लगता है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष हो चुकी है और अगर लगता है कि और आगे उसकी अवधि को बढ़ाया जाना है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, 2 कंडीशन होता है, 2 शर्तें होता है। पहला शर्त है मैंने क्या बोला, अगर अवधि कितनी वर्ष हो चुकी है, 1 वर्ष हो चुकी है। मैंने क्या कहा, अगर राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष हो चुकी है और यदि लगता है कि उसकी अवधि को और आगे तक बढ़ाया जाना है तो उसके लिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस होता है। पहला कंडीशन क्या होता है अर्थात ये 2 कंडीशन होगा तभी उसकी अवधि को और आगे 1 साल के बाद बढ़ाया जाएगा। पहला कंडीशन, यदि क्या करता है, कोई राज्य सरकार जहां पर क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है और उन्होंने अब उनको क्या है, वहां पर चुनाव करवाना है। अब कहीं पर भी राज्य में क्या करवाना है, चुनाव करवाना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, निर्वाचन आयोग की। तो क्या करेगा, निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा कि हमारे यहाँ चुनाव करवाया जाए। और उस समय यदि केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से क्या करती है, मना कर देती है। अर्थात मना करने से तात्पर्य क्या है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग दूसरे राज्यों में चुनाव संपन्न करवाने में यदि व्यस्त है और उस राज्य में चुनाव करवाने के लिए उस समय यदि मना कर देता है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, उसकी अधिकतम अवधि को क्या किया जा सकता है, 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष पूरा होने ही वाला है या फिर 1 वर्ष पूरा हो चुका है तो उसी समय क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। तो मैंने यहाँ दोनों कंडीशन आप लोगों के सामने बता दिया। पहला कंडीशन क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे। क्या लिखोगे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे। अब देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे से तात्पर्य है कि यदि जिस समय किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और उस समय उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सूचित करता है कि हमारे यहाँ चुनाव करवाया जाए और उस समय केंद्रीय निर्वाचन आयोग दूसरे राज्य में चुनाव करवाने में यदि क्या है, व्यस्त है और वो कहता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है आपके यहाँ चुनाव करवाने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त मैंने क्या बताया, यदि
क्या होता है, राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष होने वाली है या फिर 1 वर्ष हो चुका है और उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो उस सिचुएशन में भी क्या किया जा सकता है, इसकी अवधि को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा। अब देखिए, ये 1 वर्ष के बाद यदि कार्यकाल को बढ़ाना है या फिर उसकी अवधि को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, 2 शर्तें हैं जिसको मैंने आप लोगों के सामने अच्छी तरह से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी यदि 3 वर्ष के बाद भी यदि लगता है कि उसकी अवधि को किसकी अवधि को, राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा लगता है, उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगर 3 वर्ष के बाद भी क्या करना पड़ता है, उसकी अवधि को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा लगता है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये तो था क्या है, इसकी अवधि थी, अधिकतम अवधि, इसको मैंने अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अवधि से संबंधित सारे प्रावधान समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं अगली वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ये तो था उसकी अवधि से संबंधित प्रावधान। अब देखिए, किसी राज्य में क्या हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा है, तो अगर राष्ट्रपति शासन को समाप्त करना है तो उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित कुछ बातें होती है जिसको समझना हमको बहुत जरूरी रहता है। वहां से भी हमको प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिलता है। हमारा उद्देश्य यही है कि संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को एक एक करके धीरे धीरे से बहुत अच्छी तरह से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो क्या है, राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाए, कैसे किया जाए, राष्ट्रपति शासन को समाप्त कैसे किया जाता है। प्रश्न हमारे पास है कि जो राष्ट्रपति शासन लगा है कहीं पर भी, तो उसको समाप्त कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन मैंने बताया कि यदि राष्ट्रपति शासन लगा हो और 2 माह के भीतर भी यदि संसद से अनुमति नहीं लेता है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करके भी राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है, ये तो था दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन, संसद से सामान्य बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा भी क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाता है। पहला मैंने क्या बताया, यदि राष्ट्रपति शासन लगा हो, यदि राष्ट्रपति शासन लगा हो तथा 2 माह के भीतर भी संसद से अनुमति न ले तो राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाता है। ये है पहला कंडीशन, राष्ट्रपति शासन को समाप्त कैसे किया जाएगा, पहला कंडीशन मैंने बताया। और दूसरा कंडीशन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करके भी राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन मैंने बताया, राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट घोषणा करके भी राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन है, संसद द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। 3 कंडीशन है राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के। पहला कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया कि यदि राष्ट्रपति शासन लगा है और उस तिथि से 2 माह के भीतर भी यदि संसद से अनुमति नहीं लेता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरा कंडीशन है, राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट घोषणा करके भी राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है।
तीसरा कंडीशन है संसद द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। ये तो था राष्ट्रपति शासन को समाप्त कैसे किया जाता है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव मतलब जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उस समय हमारे देश पर, हमारे मौलिक अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो उस चीज को हमने पिछला वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगला हम देखते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस सिचुएशन में हमारे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। प्रभाव की बात करूं तो पहली बात जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य या फिर संबंधित राज्य में विधानसभा को भंग या फिर निलंबित किया जा सकता है या फिर निलंबित किया जाएगा। पहला क्या होगा, उस राज्य की विधानसभा को भंग या फिर क्या किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। देखो पहला क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस भी राज्य में, संबंधित राज्य में जहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य की विधानसभा को या तो भंग किया जाएगा या तो निलंबित किया जाएगा, पहला। दूसरा चीज क्या होता है दूसरा चीज ये होता है कि उस राज्य में क्या करता है, कानून जो है कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। उस समय क्या बनाता है, केंद्र बनाता है। और उस राज्य में राज्य का बजट किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। उस राज्य का बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, जिस भी राज्य में राज्य का बजट जो है राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, राज्य का बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं, सामान्यतः राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है, राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है, किंतु राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य का बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, सामान्यतः राज्य का बजट हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है, लेकिन जब क्या होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो उस समय राज्य का बजट भी किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जब संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, वो लगा रहता है तो उस समय क्या होता है, प्रभाव उस राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित किया जाएगा। दूसरा, उस राज्य का बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। ये तो था उसके प्रभाव। अगला हम देखते हैं कि अब तक आजादी के बाद से अब तक लगभग 132 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नोट करके लिख लीजिए, नोट, आजादी के बाद से अब तक लगभग 132 बार क्या लग चुके हैं, राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, जिनमें से केवल इंदिरा गांधी के समय ही 50 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। जिनमें से किसके समय, इंदिरा गांधी के समय 50 बार क्या लग चुके हैं,
राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ये तो हो गया कि कितने बार लग चुके हैं, लगभग 132 बार लग चुके हैं। उनमें से अकेले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय 50 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो राष्ट्रपति शासन है सबसे पहले कहां पर लगा था, ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो सबसे पहले कहां पर लगा था, 1951 में। कहां पर? पंजाब में लगा था। कहां पर लगा था? पंजाब में। अगर मैं कुल अवधि के हिसाब से बात करूं तो सर्वाधिक अवधि तक कहां लगा है? पंजाब में ही लगा है। कुल अवधि के हिसाब से सर्वाधिक दिन या फिर अवधि, मतलब जितने बार भी लगा है उन सभी को मिलाए और उन सभी के दिनों को मिलाए तो सबसे सर्वाधिक बार कहां लगा है? पंजाब में लगा है। जिसे कहां लगा है? पंजाब में लगा है। और 3100 कम से कम 10 दिन के लगभग 3110 दिन लगभग पंजाब में क्या लगा है? टोटल जितने बार भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 5 बार 6 बार, जितने बार भी लगा है उन सभी के दिनों को टोटल काउंट करें तो 3110 दिन के लगभग जो है पंजाब में, अर्थात सर्वाधिक बार पंजाब में लगा है, सर्वाधिक अवधि तक। अगर मैं क्या बात करूं, सर्वाधिक अवधि लगातार, जैसे एक बार लगा है और कंटिन्यू कितनी अवधि तक रहेगा उसकी मैं बात करूं तो सर्वाधिक अवधि पर जम्मू कश्मीर में लगा है। सर्वाधिक अवधि एक ही बार में लगातार। अगर मैं बात करूं तो कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। कितने दिन? 1990 से 1996 तक लगातार कहां पर? जम्मू कश्मीर में लगा है। और अगर मैं सर्वाधिक बार संख्या के हिसाब से पूछूं तो सर्वाधिक बार कहां लगा है? संख्या के हिसाब से सर्वाधिक बार, प्रश्न कहीं से भी घुमा पर दे सकता है, संख्या के हिसाब से सर्वाधिक बार कहां लगा है? यूपी में लगा है और मणिपुर में कितने बार? 10 बार। यूपी और मणिपुर में 10 बार लगा है। और संख्या के हिसाब से सब कम से न्यूनतम बार कहां लगा है बोले से, न्यूनतम अगर पूछे तो आपका कर्नाटक है। पहला कहां है? कर्नाटक है। तो यहां पर कितना बार? कर्नाटक में कितना बार लगा है? और पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कितना बार? 7 बार लग चुका है। सॉरी 7 दिन। अर्थात न्यूनतम की अगर मैं बात करूं संख्या के हिसाब से तो कितना? कर्नाटक में सिर्फ 7 दिन के लिए और बंगाल में भी 7 दिन के लिए लगा है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने चर्चा किया कि संवैधानिक आपातकाल क्या होता है और संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान हमको देखने को मिलता है, इसके लगाने या फिर इसकी घोषणा का कारण क्या है, इसको घोषणा कौन करता है, किसकी सलाह से करता है, कितने दिनों की इसकी अवधि होती है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, तथा जब संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा कहां पर कितनी बार लग चुका है, इनसे संबंधित सभी चीजों को हम एक एक करके समझने का प्रयास किए हैं। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।